तो अब हम इस लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का 1850 हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि 1857 के आसपास जो भी इवेंट हुए हैं वो, और 1857 के बाद जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो साथ में चल रहे थे, ठीक है, वो कैसे डेवलपमेंट हो रही है, इन सब को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले जो आता है हमारा, वो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कैसी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इजारेदारी सिस्टम। ठीक। सो देखते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड था पहले, क्या था, जो मुगल एम्पायर था, ठीक, वहाँ प्रोविंसेस में ज़मींदार जो थे वो टैक्स वसूल करते थे, और वो टैक्स जो है उससे अपना कट लेके फिर दीवान को देते थे, एंड देन दीवान तक मनी गोज टू मुगल एम्पायर। ठीक। तो हमें पता है कि इस तरह से था। लेकिन अगर हम टाइम लाइन की बात करें तो हमें पता है कि जो पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, प्लासी बैटल कौन सी ईयर में हुई थी? प्लासी की जो बैटल थी वो हुई थी 1757 में। ठीक। तो 1757 में पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, 1757 में। ठीक। और फिर बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी वो 1765 में हुई थी या 64 में हुई थी। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि बैटल ऑफ बक्सर में दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल गए थे, दीवानी राइट्स। ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, 5 इयर्स बीत गए और ब्रिटिश ने जो वहाँ की एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी उसको इतना एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, टैक्स कलेक्शन वगैरह सबसे, कि वहाँ पे 1770 में ही मैन मेड फेमाइन आ गई थी। इसको मैन मेड फेमाइन इसीलिए कहा जाता है। सो इसका सोल्यूशन के लिए दे केम अप विद द वॉरेन हेस्टिंग हु वाज द गवर्नर तो ऑफ कलकत्ता प्रेसिडेंसी। उसने 1771 में जो बना था, ठीक है, और 1772 में वो लेकर के आया इजारेदारी सिस्टम। तो इजारेदारी सिस्टम कौन लेके आया? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। व्हाट वाज इन इजारेदारी सिस्टम? बाय द वे इट वाज इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन जगहों पे थी। तो इसको हम एक और नाम देते हैं इजारादारी सिस्टम को, वो ये है 5 ईयर सेटलमेंट। ठीक है। 5 ईयर सेटलमेंट इसलिए कहते हैं कि जो लैंड था उसका ऑक्शन किया जाता था 5 सालों के लिए। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडर होता था उसको लैंड दे दी जाती थी। ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि जो लैंड ओनर होता था वो उसमें से जितना प्रोड्यूस होता था उतना थोड़ा रख लेता था और बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था, ठीक है, टैक्स के रूप में। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि एक डेट ट्रैप आ गया। ठीक है। टेट्रैप ये हो गया कि जो लैंड थी वो उनसे ज़्यादा बिडिंग करते थे, जितनी लैंड की कैपेसिटी नहीं थी उससे ज़्यादा बिडिंग कर लेते थे। ठीक है। इन सम केसेस द बिडिंग वाज डन इवन हायर देन द कैपेसिटी ऑफ द लैंड इटसेल्फ। ठीक है। इसकी वजह से लैंड उतना प्रोड्यूस कर नहीं पाती थी, और जो फार्मर्स थे उनके पास कुछ बचता नहीं था, और ज़मींदार और गवर्नमेंट ही ले लेती थी मैक्सिमम, कई बार तो टैक्स देने जितना भी नहीं बचता था। तो इसलिए ये जो है सेटलमेंट सिस्टम जो था, ज़्यादा सिस्टम, वो फेल हो गया। सेकेंड हम यहाँ पे बात करेंगे, इसके बाद आया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या हुआ था? तो सबसे पहली बात, इसका जो एम थे वो 3 थे। जो हमारा पहला एम है टू रिजॉल्व द क्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। ठीक है। जो लेस एग्रीकल्चरल आउटपुट था उसकी क्राइसिस को हमें रिजॉल्व करना था। सेकेंड, टू रिवॉल्व द रेगुलर इनकम जनरेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेगुलर इनकम एक आती रहे डिस्पाइट ऑफ कि क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। तो इसके लिए ये सेकेंड एम था। और थर्डली था कि इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड भी हो सके, कि जो ज़मींदार के पास जो पैसा बचता है उसको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सके लैंड पे। इसके लिए स्पेशली उन्होंने ओनरशिप राइट दिए थे ज़मींदार को कि ये लैंड अब आपकी हो गई है, और ये हेरिडिटरी भी होगा नेचर में। ठीक। तो ये बात हो गई। तो ये उसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इस एक्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। ठीक है। तो ज़मींदार को लैंड का वो दे दिया, ओनरशिप दे दी। ठीक है। इफ़ ज़मींदार डिफ़ॉल्ट, लैंड विल बी कन्फिस्केटेड एंड सोल्ड आउट। अगर लेकिन फिर भी अगर ज़मींदार जो है डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो भी उसकी लैंड कन्फिस्केट कर ली जाएगी गवर्नमेंट द्वारा और सोल्ड कर दी जाएगी। ठीक। अब ये टैक्स कलेक्ट करते थे, सब करते थे और इन्वेस्ट कर सकते थे, सरप्लस ये सब था। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि जो ज़मींदार डिड नॉट इन्वेस्ट द सरप्लस ऑफ द लैंड। ठीक है। ऐसा कोई गारंटीड नहीं बनाया गया कि उनको सरप्लस इतना परसेंट जो है वो करना ही करना है। सेकेंडली, ज़मींदार शेयर ऑफ द कल्टीवेटर
प्रोड्यूस वॉज नॉट फिक्स्ड, कितना शेयर उनको एग्रीकल्चरल लेबरर्स को देना है वो भी कोई फिक्स नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट का फिक्स था। ठीक है। एंड देन एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म आ गया था। ठीक है, वो लैंडलॉर्ड जो होते थे विलेज में रहते नहीं थे, वो शहर में रहते थे और सिर्फ मनी कलेक्ट करने आते थे। ठीक है। सो ये सब प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी फेल हो गया। ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे 1857 रिवॉल्ट्स पे। उसके पहले जो पीपल्स अपराइजिंग हुई थी ये सब लिखी हुई हैं। एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देवी चौधरानी, ये वुमेन रोल था। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी थी। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। देवी चौधरानी वॉज एसोसिएटेड विद द सन्यासी रिवॉल्ट। ठीक, इसके बाद और जब इसमें देखेंगे तो 1857 रिवॉल्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने की वो ये हैं, सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट एंड लीडर्स। तो दिल्ली में कौन लीडर था? जनरल बख्त खान। कानपुर नाना साहेब। लखनऊ बेगम हजरत महल। बरेली खान बहादुर। बिहार कुंवर सिंह। फैज़ाबाद मौल मौलवी अहमदुल्ला। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। बागपत शाहमाल। ठीक है, तो ये सब थे। एंड देन हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर भी था, बहादुर शाह जफर को अपना सिंबॉलिक लीडर बनाया गया था। ठीक, और यहाँ पे वाइट म्यूटिनी क्या थी इसको दीवार याद रखना है। ठीक है, जो 1857 का जो प्रोक्लेमेशन था 1858 में आया था, उसके बाद ही वाइट म्यूटिनी भी देखने को मिली थी। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे अभी। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम अलग से एक जगह पे कंसिडर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या कहा गया है। ठीक, तो सबसे पहले जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, इसमें सबसे पहली बार डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी। डुअल गवर्नमेंट में दो चीज़ें बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से याद रखना, कंट्रोल करने के लिए मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते थे, और डायरेक्टर तो चलो कमर्शियल अफेयर हो ही जाएगा। ठीक, तो इसको एबॉलिश कर दिया था किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने। ठीक है, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक, एबॉलिश कर दिया डुअल गवर्नमेंट ऑल्सो। इसने बेसिकली दो ऑफिस बनाए थे। फर्स्ट ऑफिस था जो ब्रिटेन में था, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था, कैबिनेट मिनिस्टर। और सेकंड था इंडिया में वॉइस रॉय, तो गवर्नर जनरल को चेंज करके उन्होंने वॉइस रॉय बना दिया था। ठीक, सेकंड, तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, तो वही बन गए वॉइस रॉय। उन्होंने दोनों ऑफिस संभाल लिए, बाद में दोनों ऑफिस मर्ज कर दिए गए। ठीक, और बाकी अदर चीज़ें क्या हुई थी? एनेक्सेशन स्टॉप कर दिया गया था, नो डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, जस्टिस फॉर ऑल, रिलीजियस फ्रीडम दी गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बंद कर दिया गया था। अब यहाँ से रिवाइज करो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इसने दी थी। सबसे पहले कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, थर्ड कौन सी थी? सबसे पहले रिंग ऑफ फेंस थी, रिंग फेंस थी, जो कि लॉर्ड वाइजली ने दी थी। फिर उसके बाद कौन सी थी, उसके लास्ट में कौन सी थी, थर्ड नंबर पे तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस ही सेकंड नंबर पे, सब्सिडरी अलायंस को किसने दिया था? ठीक है, एंड व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस? ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखने वाली, वो सिर्फ इतनी कि स्टैनली जो थे, लॉर्ड स्टैनली, वो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो बन गए थे नए वॉइस रॉय। ठीक, फर्स्ट वॉइस रॉय यही बने थे। सेकेंड है सोशो रिलीजियस मूवमेंट, तो इसको हम लोग अलग से, चलो इसी में कवर कर लेते हैं। सोशो रिलीजियस मूवमेंट में ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो ब्रह्मो समाज सबसे पहली बार किसने बनाया था? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। और विडो रीमैरिज सती सिस्टम, तो यहाँ पे चलो इसको हम देखते हैं अलग से। तो सबसे पहली बार राजा राममोहन रॉय, जो कि मोनोथेइज्म के प्रीचर थे, उन्होंने 1809 में बुक लिखी, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। ठीक है, इसमें कहते हैं इन दिस बुक ही पुट फॉरवर्ड weighty argument against the belief in many gods and for worship of single god। तो सिंगल गॉड मोनोथेइज्म के बहुत बड़े प्रीचर थे राजा राममोहन रॉय। ठीक है, और इन्होंने एक और बुक लिखी, परसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक, राजा राममोहन रॉय जो कि मॉडर्न एजुकेशनिस्ट थे, सपोर्टेड द डेविड हेरेज
एफर्ट टू फाउंड हिंदू कॉलेज इन 17। और इन्होंने ये हिमसेल्फ रन किए थे इंग्लिश स्कूल विच टॉट साइंस एंड वेस्टर्न थॉट। इन्होंने ऑल्सो स्टैब्लिश किया था वेदांता कॉलेज, ठीक है, ऑफर्ड बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन लर्निंग्स। ठीक। बाकी जो इनके इन्होंने जो फॉर्म किया था ब्रह्मो समाज, ठीक, जो इसका पर्पस है टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म और प्रीच मोनोथेइज्म। ठीक। इसमें रैशनलिज्म, वेदास, उपनिषद इन सबको टीच करते थे। और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा को नहीं माना जाता था, कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, स्क्रिप्चर्स अल्टीमेट अथॉरिटी है इस बात को भी डिनाई करते थे। ठीक। तो ये बात हो गई। एग्जैक्टली ब्रह्मो समाज के जो अगेंस्ट में खड़ा था वो था धर्म सभा। ठीक है। एंड धर्म सभा के जो लीडर थे वो थे राधा कांत देव। ठीक। अब हम आते हैं इसके बाद जो तत्वबोधिनी सभा है वो फॉर्म की थी। राजा राम मोहन रॉय के जो प्रीचर थे ये थे, इनसे इन्फ्लुएंस थे। तत्वबोधिनी सभा वॉज बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर की जो ये तत्वबोधिनी सभा थी ये ब्रह्मो समाज से बहुत ज़्यादा अलाइन थी, तो दोनों को मिक्स कर दिया गया था आगे चल के। ठीक है। इट सपोर्टेड विडो रीमैरिज, एबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी, वुमेन एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ रायोट्स कंडीशन एंड टेम्परेनेंस, तो रायोट वॉर। ठीक है। बाद में ब्रह्मो समाज में दो लीडर्स इमर्ज होकर के आए, केशव चंद्र सेन, लेकिन ही वॉज मेड आचार्य और इन्होंने एक्सपैंड किया ब्रह्मो समाज को आउटसाइड द बंगाल, ठीक है, बॉम्बे और पंजाब में। बट ही वॉज वेरी ओपन टू इंटरकास्ट मैरिज विच वॉज नॉट द केस विद द ब्रह्मो समाज। तो यहाँ पे क्लैशेस हुए और यहाँ पे ये दो में बट गई, आदि ब्रह्मो समाज में, ठीक है, और एक ब्रह्मो समाज जो केशव चंद्र सागर के साथ था। तो ये स्प्लिट हो गई दो में। ठीक। बाद में साधारण ब्रह्मो समाज भी इमर्ज होकर के आई। ठीक है। तो ये साधारण ब्रह्मो समाज हो गई। सेकंड, जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने सपोर्ट किया आत्माराम पांडुरंग को, जिनकी थी प्रार्थना समाज इन मुंबई। ठीक है। इनकी जो प्रार्थना समाज थी वो जो है वो सोशल रिफॉर्म पे ज़्यादा फोकस करती थी रहते दैन रिलीजियस रिफॉर्म पे। ठीक है। तो उपनिषद, गीता इन सबको प्रीच करवाते थे। ठीक है। और उसके बाद प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, सपोर्टिंग री मैरिज, डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, इन सब पे भी बात करते थे। और मोनोथेइज्म को ये भी इम्ब्रेस करते थे। ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे ही ये यंग बंगाल मूवमेंट डिजेरियो ने किया था। ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं है, बट इट फेल्ड ड्यू टू द लैक्ड रियल लिंक्स विद द पीजेंट्स एंड रेडिकल बुकिश नॉलेज, इस सब वजह से। ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर कुछ फैक्ट्स बचे हैं तो उनको देख लेते हैं। जैसे एक फेमस बुक है सत्य प्रकाश, ये किसने लिखी है और ये किसके बारे में, क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी, और उसमें स्लोगन दिया गया बैक टू वेदास। ठीक। और ये बुक किसने लिखी है सत्य प्रकाश, ये लिखी है राम, ये किस बुक लिखी है, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। चलो, आर्य समाज किसके बारे में, ब्लेंड ऑफ सेकुलर नॉलेज प्लस रिलीजियस नॉलेज, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करता है और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करता है। ठीक। सत्य शोधक समाज किस बारे में बात करता है, इट इज़ अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेंस। और इसमें फूले जो हैं हमारे फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज बनाई थी। ठीक है। तो ये दो बुक लिखे थे, सार्वजनिक सत्य धर्मा और गुलमार की। ठीक है। ये दो बुकें हैं इनकी। तो ये भी हो गई। और न्यूज़पेपर जो है दर्पण, जो साइंटिफिक नॉलेज और वीडियो रिमैच के बारे में बात करता था, ये किसने लिखी थी, बाल शास्त्री जाम्बलेकर। ठीक है। तो ये हो गई। रामकृष्ण मूवमेंट किसने किया था, ये स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के कंटेक्स्ट में। और इम्पोर्टेंट कोई फैक्ट, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा जो लेटर नोन एज आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है। लेटर सम फॉलोअर सेटअप साधारण ब्रह्मो समाज, हमने पहले ही पढ़ लिया। एंड सम अदर फैक्ट्स, गिफ्ट टू मोनोथेइज्म राजा राम मोहन रॉय, सब पढ़ चुके हैं। एंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया।
तो सोशो रिलीजियस मूवमेंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक,